कांपते भूखंड। जापान यात्रा के दौरान वहां कई भारतीय परिवारों से मिलना भी हुआ। इनमें से कुछ ऐसे परिवार भी थे जो 5 वर्षों से अधिक समय से वहीं रह रहे थे। तभी एक ऐसे भारतीय व्यक्ति से मिलना हुआ जो सन 2011 के हिरोशिमा के भयानक विनाशकारी भूकंप और सुनामी के समय जापान में ही अपने परिवार के साथ थे। उस भयानक त्रासदी का परिणाम अनेक बार समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर मैं देख चुकी थी, किंतु ऐसे परिवार से मिलकर बात करने में वहां रह रहे भारतीय परिवारों की क्या स्थिति रही होगी आदि के बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई। जापानी लोगों ने तो अपने जीवन में अनेक बार भूकंपों की श्रृंखला देखी है, अतः उनका सामना करने के लिए वे मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन भारतीयों के लिए ऐसी आपदा शायद जीवन की सबसे भयानक घटना रही होगी, अतः हमने उनसे मिलने का निश्चय किया। भूकंप के समय वे दोनों पति पत्नी जापान में ही रह रहे थे और अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। वर्ष 2011 में अचानक आए 9 डिग्री तीव्रता के भूकंप की तिथि उन्हें ऐसे याद थी जिस प्रकार हमें अपने जीवन की महत्वपूर्ण तिथियां, जन्मदिन, शादी इत्यादि याद रहती हैं। उन्होंने बताया कि रोज की तरह सुबह वे तैयार होकर अपनी अपनी साइकिलों से ऑफिस पहुंचे थे। पति का ऑफिस 4थी मंजिल पर और पत्नी का 2री मंजिल पर था। 11 मार्च 2011 का दिन था। वे अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए अपने कार्यों में व्यस्त थे। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने दिन का भोजन किया था। ठीक 2:35 सायंकाल पर अचानक भूकंप का तेज झटका आया। उन्होंने बताया कि दरवाजे खिड़कियां तो छोड़िए, पूरा भवन ऐसे हिल रहा था जैसे प्रकृति हमें झूला झुला रही हो। सामने की बिल्डिंग भी बुरी तरह हिल रही थी। दरवाजे और खिड़कियां बहुत ही तेजी से अपने आप खुल रही थी और फिर बंद हो जाती थी। जापान में लगभग सभी इमारतों में छोटा सा उद्यान होता है जिसमें छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा होता है। उन गड्ढों में पानी बुरी तरह उछल रहा था। डरे सहमे वे दूसरे कमरों में गए तो देखा कि कई जापानी अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए अब भी काम कर रहे थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। जापानी लोगों को विश्वास होता है कि किसी भी आपदा में जिस भवन में वे बैठे हैं वह भवन पूरी तरह सुरक्षित है, अतः उन्हें इस भूकंप के दौरान खरोंच भी नहीं आएगी। हालांकि वहां मौजूद सारे भारतीय डर से कांपने लगे थे। मेरे मित्र ने बताया उस दिन तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह दिन उनके जीवन का शायद आखिरी दिन होगा। वे स्वयं जल्दी से भागते हुए भवन के दूसरे तल्ले पर पहुंचे, जहां उनकी पत्नी भी सहमी सी अपनी सीट को पकड़कर खड़ी थी। तब तक भूकंप का पहला झटका समाप्त हो चुका था। पहले भूकंप के पहले झटकों के समाप्त होने के बाद भी वहां उपस्थित लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि अब भी भूकंप समाप्त नहीं हुआ है और धरती धीरे धीरे अब भी हिल रही है। वैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि भूकंप का असर सीधे तौर पर व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से उसे कई दिनों तक भूकंप का आभास होता रहता है। मित्र ने बताया कि तभी एक और बड़ा झटका आया जिसने वहां उपस्थित लोगों के दिल दहला दिए। बिल्डिंग में उपस्थित 2 गैर जापानी नागरिकों को तो हृदय का दौरा भी पड़ गया, किंतु उन्हें बचा लिया गया। चूंकि जापान में छोटे मोटे भूकंप के झटके बराबर आते जाते रहते हैं, इसलिए लोग इन्हें इतनी गंभीरता से अब नहीं लेते हैं, किंतु विदेशी परिवार तो सहम ही जाते हैं। मित्र ने बताया कि उस दिन घरों के सुरक्षित होने के बावजूद रात में कोई भारतीय परिवार अपने घर पर रात गुजारने को तैयार नहीं था। सभी रात को राहत शिविरों में रात गुजारने को चल पड़े और तभी सुनामी का अलर्ट जारी हो गया था। राहत शिविर में कई अन्य देशों के लोग भी शरण लिए हुए थे। खैर जैसे तैसे लोगों की रात जागते हुए ही कटी, क्योंकि भूकंप के डर से कोई रात भर सो नहीं सका था। चिंता की बात यह थी कि किसी मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं चल रहा था। जिन परिवारों के सदस्य जापान में थे उनकी चिंताएं बढ़ रही थी, क्योंकि संपर्क स्थापित न होने के कारण चिंताग्रस्त होना स्वाभाविक था, इस छोर पर भी और दूसरे छोर पर भी। सुबह पता चला कि फुकुशिमा का एक न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था। इसकी सूचना प्रसारित हो रही थी।
अभी कुछ ही घंटे बीते थे तब तक दूसरे रिएक्टर के फटने की सूचना भी मिली। एक एक करके अगले दिन तक चारों रिएक्टर फट गए थे। ये न सिर्फ जापान में बसे लोगों के लिए चिंता की बात थी, बल्कि जापान सरकार के लिए भी गंभीर चिंता की बात हो गई थी, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर फटने से वातावरण में रेडिएशन का जहर फैलने की आशंका थी। राहत शिविरों में रह रहे लोग और भी भयाक्रांत हो गए थे। चूंकि रेडिएशन फैलने की जगह राहत शिविर से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर ही थी, उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल और रजाइयां दी जा रही थी और प्रत्येक व्यक्ति की बराबर डॉक्टरी जांच भी चल रही थी, किंतु चीख पुकार थमने का नाम नहीं ले रही थी। मित्र ने बताया कि कई भारतीय परिवारों ने अपने देश लौटने की इच्छा व्यक्त की, तो वहां मौजूद जापानियों ने कहा कि इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। फिर भी लोग अपने अपने दूतावासों से संपर्क स्थापित करने लगे थे। टिकट लेना भी कौन सा आसान था, ये भी एक बड़ी चुनौती थी। इस स्थिति में जापानियों का स्वार्थ रहित व्यवहार देखने लायक था। उन्होंने अपने क्रेडिट कार्डों का उपयोग करके विदेशियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराईं।